है कि देखो हम एक HTML फॉर्म बनाते हैं, मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, क्लाइंट से रिक्वेस्ट एंटर करवाने के लिए हम कोई एक डेटा एंट्री फॉर्म जैसा क्लाइंट को प्रस्तुत करेंगे। वो JSP का पेज भी हो सकता है और HTML का पेज भी हो सकता है, जिसमें क्लाइंट अपना डेटा एंटर करेगा। मतलब जो कहने का मतलब वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा किसी जरिए से, हम वो जरिया उसको देंगे आइदर इन HTML और JSP। फिर सबमिट करने पर, वो पेज सबमिट करने पर रिक्वेस्ट पहुंचेगी सर्वलेट को, और फिर सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा किसी भी तरह से, कहीं से भी जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे वो बिन में रखेगी, और फिर बिन को वो किसी ऐसी जगह पे रखेगी जहां से JSP का पेज उसे निकाल पाए। बिन को ऐसी जगह पे रखने के बाद अब सर्वलेट ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी JSP पेज को कि जो व्यूअर है, जो इस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, जो मॉडल में रखा है। अब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने के बाद जब JSP पेज का टर्न आता है, तो वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो जहां पे बिन को रखा है शेयर्ड लोकेशन पर, वहां से बिन को एक्सेस करके उसमें जो डेटा है वो रीड करके उसे डिस्प्ले करेगा। तो वो व्यूअर है, सर्वलेट इज द कंट्रोलर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पहले बनाते हैं अपना रिक्वेस्ट वाला पेज, है ना, कि जिसमें हम क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेंगे। मेरे ख्याल से हमारे पास, अगर हम सिंपल एडिशन की एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसा HTML का पेज ऑलरेडी पहले शुरू में हमने रीडिंग फॉर्म डेटाज एंड परफॉर्मिंग एडिशन इन सर्वलेट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो HTML वाला फॉर्म शायद अपने पास बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डू सम मेरे ख्याल से वही होगा, नंबर 1। यस, देखो ये मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और जो नई फाइल है इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। देखो इसमें क्या किया है, HTML हेड टाइटल, टाइटल हम यहाँ पे क्या देंगे, MVC डेमो या जो भी हम देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर्म का नाम, फॉर्म का नाम मैं रखता हूँ MVC फॉर्म, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो एक्शन है उसे मैं फिलहाल एम्प्टी रखता हूँ। यहाँ पे एक्शन में उस कंट्रोलर सर्वलेट का URL आएगा, ठीक है, उस कंट्रोलर सर्वलेट का URL यहाँ पे आएगा। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। ओके। अब हम दो टेक्स्ट बॉक्स क्लाइंट को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वो दो नंबर्स को बारी बारी एंटर करेगा। तो पहला जो इनपुट टाइप है जिसको हम कहेंगे टेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया, नंबर 1, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम टाइप टेक्स्ट और नाम उसका नंबर 2, ठीक है। और साथ में लेबल भी आगे रखे तो प्रिंट होकर आएगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि यहाँ पे उसको नंबर 1 डालना है, यहाँ पे नंबर 2। और फिर अंत में ये बटन सबमिट, जहाँ पे हमने कैप्शन दिया है डू सम। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अभी MVC फॉर्म करके। नाम क्या देता हूँ इसका मैं, MVC फॉर्म .html। इसको JSP भी रख सकते, वी कैन सेव इट बाय JSP ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि भाई JSP के पेज में केवल या तो JSP के पेज में जावा का कोड होना ही चाहिए, ऐसा इट इज नॉट कंपलसरी। चाहे आप जावा का कोड लिखो, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो या HTML लिखते हो तो भी चलेगा। अगर आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो भी वो JSP के अनुवाद से जो सर्वलेट बनेगी उसमें डायरेक्टली वो JSP सर्विस मेथड के अंदर डबल कोट्स में println में चला जाएगा। कहने का मतलब JSP पेज में जावा का कोड होना आवश्यक नहीं है, इंटरनली तो जावा का कोड ही होगा पूरा। ये बन गया हमारा क्या कहते हैं हम इसको, MVC फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम बनाएंगे पहले हम बिन बनाते हैं, ठीक है ना, कि जिसमें हमें डेटा स्टोर करना है। तो यहां से मैं
क्या कहेंगे बिन को हम, बिन क्या होता है एमवीसी में, मॉडल। तो बिन को हम एक पैकेज के अंदर रखेंगे बिन्स, और यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाएंगे, नाम देता हूं बिन नम। क्या नाम दिया मैंने इसको, बिन नम। और इसके अंदर में जो मुझे स्टोर करना है उस तरह के वेरिएबल्स लेता हूं, n1 नंबर 1 के लिए, n2 नंबर 2 के लिए, और रिजल्ट। अब हमें पता है, देखो कल हमने देखा था कि बिन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, प्राइवेट। फिर जो मेंबर्स है उनके लिए गेटर और सेटर मेथड। अब देखो ये बिन जो है एक्चुअली हमारा, वो एक्सेस कहां से होगा, सर्वलेट और जेएसपी से, ठीक है ना। बनेगा कहां पे, ये बनेगा सर्वलेट में, और एक्सेस कहां पे होगा, एक्सेस होगा जेएसपी में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिन को सर्वलेट से बनाना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि अगर हम इसे सर्वलेट से बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसमें आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज सर्वलेट से बनाते वक्त वहां से पैरामीटर जो रीड करेंगे हम वही पास कर देते हैं, अगर n1 n2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इजीली वो असाइन कर देते हैं, n1 इज इक्वल टू n1 एंड दिस डॉट n2 इज इक्वल टू n2। और फिर रिजल्ट तो पता ही है हमें, रिजल्ट इक्वल टू क्या करना है, n1 प्लस n2, ठीक है। और अगर n1 प्लस n2 वो तो एक्चुअली क्या है, प्रोसेसिंग है। तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो प्रोसेसिंग तो जनरली सर्वलेट में ही होता है, तो यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल भी सर्वलेट से ही पास करेंगे और वो असाइन कर देंगे इसको, हाँ। तो सर्वलेट से हम तीन चीजें पास करेंगे। अब देखो तीन चीजें पास कर रहे हैं हम किसके लिए, इन तीनों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों वेरिएबल्स को, मतलब बिन की प्रॉपर्टीज को, इन तीनों प्रॉपर्टीज को वैल्यू तो हम कंस्ट्रक्टर में ही पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बिन को सेट कहां से करना है, सर्वलेट से, और सर्वलेट से हम उसको कंस्ट्रक्टर थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अगर हम सेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो चलेगा। बिन सिंथेटिकली कुछ कंपलसरी नहीं है बिन में करना, बट बिन में ऐसा होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है उसका वो कंपलसरी नहीं है, वो आप पर निर्भर करता है। कल मुझे रुपेश ने पूछा था कि हम गेटर और सेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो तब मैंने कहा था कि अगर हम ये देखो मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिए थे, अगर गेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो ये एरर आई, सेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो ये एरर आई। लेकिन वो एरर आई कहां से, बिन क्लास को कंपाइल करते वक्त कुछ एरर नहीं आई, क्योंकि बिन तो हम बिन कहते हैं, एक्चुअली जावा के लिए वो बिन जैसा कुछ है ही नहीं, जावा के लिए वो नॉर्मल क्लास ही है, तो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन एरर कहां पे आई थी, जब हमने जेएसपी पेज में जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी लिखा, तो अगर यहां पे उस प्रॉपर्टी के लिए गेटर मेथड नहीं है तो एरर आएगी। अगर हम जेएसपी पेज में सेट प्रॉपर्टी लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे सेटर मेथड नहीं है तो एरर आएगी। अब ये जो बिन है वो सेट कहां से होगा, सर्वलेट से। इसका मतलब जेएसपी में जेएसपी सेट प्रॉपर्टी नहीं आएगा, वहां पे केवल गेट प्रॉपर्टी आएगा। तो जेएसपी पेज में हम जेएसपी सेट प्रॉपर्टी लिखने नहीं वाले, तो यहाँ पे सेटर मेथड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे, गेटर मेथड, पब्लिक इंटीजर गेट, क्या है वेरिएबल का नाम, n1, ठीक है। और यहां से हम रिटर्न करेंगे n1 की वैल्यू, रिटर्न n1। उसी तरह से रिजल्ट और n2। ठीक है, अब इस क्लास को हम सेव कर लेते हैं बिन नम। और जैसे कि यहाँ पे मैंने इस बिन को पैकेज में रखा है, तो मुझे पैकेज के नाम का फोल्डर बनाना होगा। देखो बिन्स नाम का फोल्डर मैंने बनाया है, अगर नहीं बनाया होता तो बनाना पड़ता, ठीक है। कंपाइल करने में कुछ एरर नहीं आएगी अगर फोल्डर के अंदर नहीं रखते हो तो भी। एरर कहां पे आएगी पता है, जब आप सर्वलेट बनाओगे और सर्वलेट से जब आप इस बिन को एक्सेस करोगे और
फिर जब सर्वलेट को आप कंपाइल करोगे ना तो कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि बिन क्लास, आपका बिन क्लास जो आपने पैकेज वहां पे इंपोर्ट किया है वहां पे होना चाहिए, और वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मुझे बिन्स फोल्डर के अंदर इस फाइल को रखना होगा। सोर्स फाइल को कहीं भी रखो लेकिन क्लास फाइल वहां पे होनी चाहिए। अब मैं देखो इसको कंपाइल करता हूं। जावा सी bin num डॉट जावा, बिन्स फोल्डर के अंदर, बराबर ना, बिन्स के अंदर bin num डॉट जावा। देखो ये हो गया कंपाइल। ठीक है, कंपाइल होने के बाद अब मैं लिखता हूं सर्वलेट। सर्वलेट की जो क्या होगा, कंट्रोलर होगा। अब हमें ये जो हमारा सर्वलेट है वो हम कौन से पैकेज में रखेंगे, v4u में। ठीक है, जो हमने पहले से बनाया है। और बिन कहाँ पे है हमारा, बिन हमारा बिन्स पैकेज में है। तो हमें बिन को यहाँ पे यूज करना है तो उसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, जावा डॉट सॉरी बिन्स डॉट स्टार, या फिर क्लास का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आप। अब हम सर्वलेट डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास MVC सर्वलेट एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। यहाँ पे डू गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और फिर थ्रोज IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन, फिर मेथड के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर को सबसे पहले रीड करेंगे। n1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स int रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। क्या है पैरामीटर का नाम, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 1 और फिर नंबर 2। ठीक है, अब दोनों का सम करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये सर्वलेट ने रिक्वेस्ट को रीड किया, प्रोसेसिंग किया, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोसेसिंग। इसको क्या कहेंगे, रीडिंग रिक्वेस्ट। प्रोसेसिंग किया, अब रिक्वेस्ट को कहां पे स्टोर करना है, बिन, मतलब कि मॉडल। तो बिन का नाम क्या है, बिन नम, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नम बिन उसको नाम देते हैं, नम बिन इज इक्वल टू न्यू बिन नम। और 3 आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे कहा है पास करने को कंस्ट्रक्टर में, n1 n2 और रिजल्ट। तो यहाँ से हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ये n1 n2 और रिजल्ट, n1 n2 और रिजल्ट। ओके, या बिन बनने के बाद हमें बिन को ऐसी जगह पे रखना है कि जहां से JSP पेज उसे एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिन को ऐसी जगह पे रिक्वेस्ट में रखते हैं। चलो, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, करंट रिक्वेस्ट में है ना, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अपना इसमें रखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। उसको नाम देते हैं हम नम बिन। ठीक है, और यहाँ पे
उसकी वैल्यू, ये वेरिएबल, दोनों हमने एक ही दिया है, जरूरी नहीं है कि एक ही दे। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दे रिजल्ट तो भी चलेगा, वॉट एवर। अब हमने बिन को शेयर कर दिया, अब हमें रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना होगा, फॉरवर्ड दी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उससे कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, जेएसपी पेज को। तो जो जेएसपी पेज हम बनाएंगे कि जो इस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, उसमें हमें फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा HTML का कोड है उसे कॉपी करके एक नई फाइल बनाता हूँ, और ये मेरा क्या बन जाएगा, जेएसपी पेज जो व्यूअर है, व्यू, ठीक है। MVC डेमो बराबर है टाइटल, फिर यहाँ पे MVC डेमो, फॉर्म तो रखना नहीं है इसमें, केवल हमें डिस्प्ले क्या करना है यहाँ से कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस। तो सर्वलेट से जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, रिजल्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे H3 में सम ऑफ, अब सम ऑफ वहां पे क्या आना चाहिए, नंबर 1 की वैल्यू। तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, JSP गेट प्रॉपर्टी से। लेकिन ये JSP गेट प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हमें वो बिन तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम JSP यूज बिन ID इक्वल टू, ID क्या है उसका, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। फिर टाइप इक्वल टू, तो जो बिन यहाँ पे बना है, ये नम बिन जिसको हम शेयर कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है, बिन नम, और वो कौन से पैकेज में है, बिन्स में। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, ठीक है। और फिर कहाँ पे है वो, स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट, हमने उसे रखा कहाँ पे है, रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट। इस तरह से हमने ये यूज बिन करके उस बिन को एक्सेस किया कि जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब सम ऑफ N1 एंड N2, तो यहाँ पे लिखेंगे JSP गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो बिन का नाम है वो रिजल्ट, फिर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बिन की प्रॉपर्टी N1, क्या लिखेंगे, N1। जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं गेट प्रॉपर्टी, तो इंटरनली क्या होगा, गेट N1 मेथड कॉल होगी, गेट N1, और रिटर्न क्या होगा, N1 की वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ, अब यहाँ पे N1 की वैल्यू, इतना लिखने के बाद N1 की वैल्यू अपने को मिलेगी। फिर हमें क्या लिखना है, एंड, फिर N2, फिर इज, मतलब सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। अब जो रिजल्ट है वो किस में है, RES में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, RES, फाइनली फुल स्टॉप एंड H3 टैग ओवर। इस तरह से JSP पेज बना के हम इसको सेव करेंगे, कहाँ पे, राइट नाउ हम इसको सेव करते हैं अपनी लोकल ड्राइव में, जैसे कि MVC JSP, ठीक है। कर दिया। अब हम फाइनली इस पेज को रखेंगे कहाँ पे, पता है ना, वेब INF में, क्योंकि वेब INF में रखेंगे तो क्लाइंट डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, हम अपनी सर्वलेट से ही इसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको हम अभी रख देंगे वेब INF में थोड़ी देर के बाद। तो जो हमारी सर्वलेट है वहां पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे जो, जहां पे हम अटके थे, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, तो कहाँ पे करना है, अभी जो JSP पेज बनाया ना उसमें, उस JSP पेज को हम रखने वाले हैं वेब INF में। तो यहाँ पे हमें वो
रिलेटिव यूआरएल देना होगा, लेकिन पहले क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे पाथ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। वेब आईएनएफ फोल्डर जो है उसका नाम कैपिटल में है, तो आपको कैपिटल में लिखना होगा। वेब आईएनएफ में रखेंगे हम उस पेज को जिसका नाम क्या रखा है हमने, MVC JSP, MVC JSP डॉट JSP। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्पैचर इस पेज के लिए। बस अब वहां पे हमें रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड, और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद सर्वलेट का काम खत्म। सर्वलेट ने प्रोसेसिंग कर दिया, रिजल्ट जनरेट कर दिया, अब उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी JSP पेज को, और वो JSP पेज अभी रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो अब हमें सर्वलेट को, इस सर्वलेट को कंपाइल करना होगा। ओके, ये ऑलरेडी इस नाम की सर्वलेट मैंने पहले बनाई हुई है, सर्वलेट MVC, ऐसा नाम लिखता हूं, ठीक है ना, सर्वलेट MVC। ओके, सेव कर दिया सर्वलेट MVC। अब इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी सर्वलेट MVC डॉट जावा, लेकिन ये बिन्स फोल्डर के अंदर नहीं है। ओके, जावा सी सर्वलेट MVC डॉट जावा। देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये जो सर्वलेट है वो V4U पैकेज में है। तो क्यों मैंने इसको V4U फोल्डर बना के सोर्स फाइल वहां पे सेव नहीं किया? करना चाहिए, वो अच्छी आदत है, लेकिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्लास फाइल इसकी जनरेट होगी ना, इस सर्वलेट की जो क्लास फाइल जनरेट होगी और जहां से उसको यूज करना है, मतलब सर्वर से अपना वो फोल्डर टॉमकेट वाला NJSMTI वाला, वहां पे तो आपको क्लासेस के अंदर ही रखना होगा। शायद आपको याद हो तो जितने भी हमने सर्वलेट्स बनाए हैं ना, उन सब के जो क्लास फाइल बनी है ना, उन सब को हमने जब यूज में लेना है तो हमने उनको वेब आईएनएफ में क्लासेस फोल्डर के अंदर उनके नाम का फोल्डर, देखो यहाँ पे V4U फोल्डर है, यहाँ पे ही सब सर्वलेट रखी है। मतलब यूज करते वक्त तो आपको उसे फोल्डर के अंदर ही रखना होगा, क्योंकि जब सर्वर उसे एक्सेस करेगा, आप जब web.xml में उसका URL पैटर्न देते हो, है ना, तो आप वहां पे क्या लिखते हो, क्लास का नाम जब लिखना होता है आपको तो आप वहां पे लिखते हो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। देखो V4U डॉट सर्वलेट का क्लास का नाम। तो ये तो मेरा अभी जो मैंने जहां पे कंपाइल किया है ना, वो तो क्या है, ई ड्राइव है, ई। तो वहां पे मैं कैसे भी उसको रखूं सर्वलेट को, प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। मैंने अभी देखो उसे, अभी जो सर्वलेट हमने बनाई वो देखो सर्वलेट MVC, वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल 2021 फोल्डर के अंदर है, V4U के अंदर नहीं है, चलेगा। तो आपको ये भी प्रश्न होगा कि ये बिन क्लास जो मैंने बनाया, बिन, उसे भी पैकेज में रखा है बिन्स में, तो उसे मैंने क्यों यहाँ पे फोल्डर के अंदर रखा भाई, उसे भी बाहर रखा होता तो देखो, अगर इस बिन को यहां से मैं निकाल दूं, बिन नम क्लास को, ठीक है, और मैं यहाँ पे बाहर रख देता हूं, तो अब देखो जब हम सर्वलेट को कंपाइल करेंगे ना, तो उसे वो, इस सर्वलेट को जब हम कंपाइल करेंगे तो बिन नम,
अच्छा यहाँ पे तो है ही, मैंने कॉपी पेस्ट किया बिन नम क्लास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बिन्स फोल्डर के अंदर से। अब मैंने उसको कहाँ पे रख दिया, बाहर रख दिया बिन नम को, कि जो हम अपनी सर्वलेट से यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने उसे इंपोर्ट किया है ना, और यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जब ये फाइल कंपाइल होगी अपनी सर्वलेट, तो उसको वो बिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, तो उसको एरर नहीं आ रही है। बिन्स डॉट स्टार, और यहाँ पे हमने बिन नम का ऑब्जेक्ट बनाया, बिन नम। हाँ, एक्चुअली एरर इसलिए नहीं आ रही है यहाँ पे क्योंकि हमारी सर्वलेट इस पाथ में है और बिन भी वहीं पे है, इसलिए उसको मिल रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, फिर भी उसको, मतलब वो सेम पाथ में है इसलिए एक्सेस हो रहा है अभी। अदरवाइज क्या होता कि अगर जब हम सर्वलेट से सर्वर से जब इसको एक्सेस करेंगे ना, तो एक्चुअली दोनों अलग अलग जगह पे है। सर्वर में ये जो अपना सर्वलेट है वो v4u के अंदर होगा क्लास फाइल, और जो बिन है वो बिन्स फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। तो इसलिए जब हम यहाँ पे सर्वलेट को कंपाइल करते हैं तो हमें बिन को उस फोल्डर के अंदर रखना होगा, बिन्स के अंदर। बिन्स फोल्डर कहाँ गया ये, और बिन नम डॉट क्लास। अब देखो, देखना अब क्या होता है। मैं सर्वलेट को कंपाइल कर रहा हूँ, सर्वलेट mvc.java। देखो मैंने सर्वलेट को कंपाइल किया, सर्वलेट की क्लास फाइल बनी होगी, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिन नम क्लास भी बन गया है ना। वो इसलिए हुआ कि एक्चुअली जब हमारी सर्वलेट को कंपाइल करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है, तो उसमें ये बिन नम क्लास हमने इंपोर्ट किया है, तो उसकी क्लास फाइल है नहीं, उसकी क्लास फाइल वहां पे नहीं थी, लेकिन सोर्स फाइल है वहां पे। तो कंपाइलर क्या करेगा कि जब वो हमारी सर्वलेट को कंपाइल करता है और उसमें हमने कुछ ऐसे क्लासेस को यूज किया है जिसकी क्लास फाइल उसे नहीं मिल रही लेकिन सोर्स फाइल अवेलेबल है, तो वो उन सोर्स फाइल को भी कंपाइल करके वो क्लास फाइल जनरेट कर देगा। तो कहने का मतलब, सपोज ये जो सोर्स फाइल है, इसको भी देखो, पहले हम क्लास को निकाल देते हैं, फिर बिन नम को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। बिन नम को मैंने कहाँ पे रख दिया, बिन्स फोल्डर के बाहर रखा। अब मैं पहले कंपाइल करता हूँ बिन नम्स को, बिन नम्स डॉट, सॉरी उसका नाम क्या है, बिन नम डॉट जावा। तो देखो ये अब बिन नम डॉट जावा को कंपाइल किया तो क्लास फाइल उसकी बनी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से सर्वलेट को कंपाइल करता हूँ, तो देखो आई एरर, उसको अभी बिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो बिन जो है, नो डाउट कि बिन यहाँ पे सेम पाथ में है, लेकिन बिन का जो पैकेज है, बिन का जो पैकेज है वो क्या है, बिन का जो पैकेज है वो कौन सा है, बिन्स। तो अपनी सर्वलेट में जब हमने ये लिखा बिन नम, तो इंटरनली एक्चुअली इस क्लास को ढूंढा जाएगा इस तरह से, बिन्स डॉट बिन नम।
और कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा कि ये बिननम क्लास कहां पे हो, बिन्स फोल्डर के अंदर। लेकिन अभी यहां पे आप देखो अपना जो बिन्स फोल्डर है उसके अंदर वो क्लास नहीं है, तो कंपाइलर को यहाँ पे वो क्लास नहीं मिल रहा, इसलिए एरर आ रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें अपने बिन को और उसकी सोर्स फाइल को कहाँ पे रखना चाहिए, हमें उसे बिन्स फोल्डर के अंदर रखना है अगर सक्सेसफुली उसको हम रन करवाना चाहते हैं। तो देखो अब हम उसको अगेन कंपाइल करते हैं। देखो कंपाइल हो गया, क्लास बन गया। अब हम अपनी सर्वलेट को कंपाइल करते हैं। तो देखो अब सर्वलेट सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, क्योंकि सर्वलेट को बिन्स फोल्डर के अंदर, सर्वलेट जहां पे है वहीं पे बाजू में बिन्स फोल्डर के अंदर उसको बिन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यस अपने हाँ सर्वलेट जो है उसको सर्वर पे रखेंगे, सर्वलेट mvc डॉट क्लास। ठीक है, कहाँ पे रखना है उसको, NJSMTI में, वेब INF में, क्लासेस में, v4u के अंदर सर्वलेट को रख दिया। अब सर्वलेट का URL कहीं पे मतलब कि web.xml में जाके अपनी सर्वलेट का एक कस्टम URL देंगे। ठीक है ना, सर्वलेट का नाम क्या है, सर्वलेट MVC। ओके, क्लास का नाम MVC, और उसका जो URL है वो हम देंगे, सर्वलेट का URL MVC डेमो। ठीक है, MVC डेमो ऐसा URL दिया ना हमने। अब ये URL में कॉपी करके जो हमारी HTML फाइल है ना जिसमें फॉर्म है, वहां पे मैं एक्शन में वो पेस्ट कर देता हूं, सर्वलेट का जो मैंने कस्टम URL दिया वो। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये URL वाली सर्वलेट रन होगी, मतलब अपनी सर्वलेट रन होगी, और उसमें से JSP पेज को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी। तो अभी हमने सर्वलेट को सर्वर पे रख दिया। अब बारी आती है HTML फॉर्म को रखने की। HTML फॉर्म जो है वो कौन सा है, MVC फॉर्म, ये वाला MVC form.html। उसे हमें कहाँ पे रखना है, उसे हमें क्लासेस फोल्डर के अंदर नहीं रखना है, उसे हमें डायरेक्टली NJSMTI फोल्डर जो अपना रूट फोल्डर है उसमें रखना है, MVC form.html। चलो रख दिया। अब अपना बिन क्लास कंपाइल हो गया है, यस, तो उसे भी रखना है कहीं पे। ठीक है, तो बिन को कहाँ पे रखेंगे, बिन्स का जो क्लास है बिन्स फोल्डर के अंदर binnum डॉट क्लास, इसको हमें रखना है वेब INF में, क्लासेस में। बिन्स फोल्डर है यहाँ पे, अदरवाइज बनाना पड़ता। बिन्स फोल्डर के अंदर इस binnum डॉट क्लास को रख दिया। ओके, अब बारी है अपने JSP पेज की। JSP पेज का नाम भी क्या है, MVC JSP डॉट JSP। उसे कहाँ रखना है अपने को, याद है हमने सर्वलेट में क्या किया था, हमने कहा था कि वेब INF के अंदर रखेंगे हम इस पेज को। तो JSP पेज को हम कहाँ पे रखेंगे, वेब INF में, क्लासेस के अंदर नहीं, वेब INF में डायरेक्टली रख दिया। ओके, नाउ एवरीथिंग इज डन, लेट्स चेक इट। अब अपना जो HTML फॉर्म है NJSMTI फोल्डर के अंदर, उसको पहले रन करेंगे। क्या नाम है उसका, MVC form.html। चलो ये तो रन हुआ। इसमें हम वैल्यू सपोज एंटर करते हैं 50, 30, 40 वॉटेवर। अब डू सम पे क्लिक करने से अपनी सर्वलेट रन होनी चाहिए, MVC डेमो।
रन तो हुई, उसमें वैल्यू भी पास हुई और वहां पे कुछ एरर आई। कहाँ पे एरर आई है? सर्वलेट में एरर नहीं आई, सर्वलेट से सक्सेसफुली पास हो गया। देखो आगे एरर आई है जेएसपी पेज में 11th लाइन पे कॉलम 13। हाँ वहां पे हमने गेट प्रॉपर्टी एक्चुअली वहां पे गलती कर दी है। देखो यहाँ पे ये जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू sum of JSP get property name equal to result property equal to n1 और यहाँ पे हम उसको क्लोज करना भूल गए तीनों में। ठीक है, अब जैसा कि हमने चेंज किया है JSP पेज को, दोबारा उसको हमें रखना होगा वेब INF के अंदर। JSP पेज को रख दिया अगेन, सम ऑफ 50 and 30 is 80। ये है हमारा MVC। रिक्वेस्ट आई कहां से? HTML फॉर्म में से। वो गई कहां पे? वो गई सर्वलेट में। सर्वलेट में प्रोसेसिंग हुआ, फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई JSP पेज को और जो आउटपुट सामने आया वो JSP पेज आया व्यूअर। ठीक है, हैज एनीबॉडी एनी डाउट और वांट टू आस्क एनीथिंग? सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन अप्रोच, जो अप्रोच यहां पे हमने यूज किया, अप्रोच वही रहता है MVC को इंप्लीमेंट करने के लिए जावा से। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। No, sir, no doubt. Anybody else? No, sir. No, sir.